नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम कोशिका के केंद्रक न्यूक्लियस के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि केंद्रक की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे। देखिए, केंद्रक की खोज सबसे पहले जिस वैज्ञानिक ने की थी उसको हम रॉबर्ट ब्राउन के नाम से जानते हैं। ये रॉबर्ट ब्राउन है जिन्होंने सबसे पहले केंद्रक की खोज की थी। केंद्रक प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में प्रारंभिक अवस्था में पाया जाता है, क्योंकि केंद्रक जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में होता है उसके बाहर केंद्रक कला नहीं पाई जाती और उसके अंदर केंद्रिका का अभाव भी होता है। तो ऐसे केंद्रक को हम आद्य केंद्रक या प्रिमिटिव केंद्रक के नाम से जानते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो केंद्रक होता है वो प्रिमिटिव होता है और ऐसे केंद्रक को हम न्यूक्लियोइड के नाम से जानते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक बिल्कुल स्पष्ट आकार का होता है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिकाओं में भी स्तनधारियों की जो आरबीसी सेल्स हैं और फ्लोएम की जो चालनी नलिकाएं हैं उनमें केंद्रक नहीं पाया जाता। ये ध्यान रखिएगा कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में यद्यपि स्पष्ट केंद्रक होता है, लेकिन स्तनधारियों की आरबीसी कोशिकाओं और फ्लोएम की चालनी नलिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता। इसका जो मुख्य कार्य है, ये कोशिकाओं की क्रियाओं को कंट्रोल करने का काम करता है। ये कोशिका में जो भी क्रियाएं होंगी उन सभी क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम करता है। एक वैज्ञानिक है स्ट्रासबर्गर, जिन्होंने ये बताया था कि किसी भी नए केंद्रक की जो उत्पत्ति होती है वो हमेशा पुराने केंद्रक से ही होती है। तो ये भी एक विशेष बिंदु है कि स्ट्रासबर्गर ने बताया था कि किसी भी नए केंद्रक की जो उत्पत्ति होती है वो हमेशा पुराने केंद्रक से होती है। इसे हम कैरियन के नाम से भी जानते हैं। इसको केंद्रक को हम कैरियन के नाम से भी जानते हैं और विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम केंद्रक का अध्ययन करते हैं उसे कैरियोलॉजी कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, कभी कॉम्पिटिशन्स में पूछा जाता है तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम केंद्रक का अध्ययन करते हैं उस शाखा को कैरियोलॉजी के नाम से जानते हैं। अब हम केंद्रक की संख्या, उसके आकार और उसके रासायनिक संगठन के बारे में कुछ आवश्यक जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, केंद्रक जो होता है उसका व्यास 5 से 30 म्यू तक हो सकता है। इसका आकार गोल, अंडाकार, चपटा या लंबवत हो सकता है। अगर इसकी संख्या की हम बात करें तो इनकी संख्या प्रति केंद्रक सामान्यतः 1 होती है, लेकिन कुछ अपवाद भी हैं। जैसे पैरामीशियम की अगर आप बात करें तो पैरामीशियम में द्विकेंद्रक की अवस्था पाई जाती है। पैरामीशियम में 2 केंद्रक होते हैं, जिनमें से एक केंद्रक को हम लघु केंद्रक और एक केंद्रक को गुरु केंद्रक कहते हैं। तो ये ध्यान रखिए कि यद्यपि एक केंद्रक पाया जाता है प्रति कोशिका, लेकिन कुछ जीव जंतु ऐसे भी हैं जिनमें केंद्रक द्विकेंद्रक की अवस्था में पाया जाता है, अर्थात जिसमें 2 केंद्रक होते हैं, जिसका एक एग्जांपल मैंने आपको दिया पैरामीशियम, जिसमें 2 केंद्रक पाए जाते हैं। इसके अलावा क्लेडोफोरा की अगर हम बात करें तो क्लेडोफोरा में 1 से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं, अर्थात बहुकेंद्र की अवस्था पाई जाती है। अब यहाँ बहुकेंद्र की अवस्था से संबंधित आपको 2 टर्म्स में बताऊंगा। एक है सिनकाइटियम। देखिए, सिनकाइटियम क्या है? सिनकाइटियम वह अवस्था है जिसमें कई कोशिकाओं का संलयन हो जाता है। आप कल्पना कीजिए, अगर कई कोशिकाएं आपस में संलयित हो जाएं, आपस में फ्यूज हो जाएं, तो उनके केंद्रक रह जाएंगे। तो ऐसी दशा में जो कोशिका होगी वो कैसी होगी? उसमें बहुत सारे केंद्रक हो जाएंगे, क्योंकि कोशिकाएं क्या हो गई हैं, एक दूसरे के साथ फ्यूज हो गई है और एक कोशिका बन गई है। तो उसमें केंद्रकों की संख्या क्या हो जाएगी? बहुकेंद्रक की अवस्था हो जाएगी और ऐसी इस अवस्था को हम कहते हैं सिनकाइटियम। इसी प्रकार से एक आता है सीनोसाइट। सीनोसाइट क्या है? देखिए, यदि केंद्रकों का मुक्त विभाजन हो, किसी कोशिका में केंद्रकों का मुक्त विभाजन हो तो एक केंद्रक से बहुत सारे केंद्रक बन जाएंगे, बहुकेंद्र की अवस्था आ जाएगी, जबकि कोशिका क्या रहेगी? एक ही रहेगी। तो ये सीनोसाइट और सिनकाइटियम जो अवस्था है ये बहुकेंद्र की अवस्था को प्रदर्शित करती है। इसके अलावा अगर इसके रासायनिक संगठन की हम बात करें तो इसमें डीएनए, आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड्स पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं केंद्रक की संरचना के अंतर्गत केंद्रक का सबसे बाहरी भाग, जिसको हम नाम देते हैं केंद्रक झिल्ली या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखिए, केंद्रक के चारों ओर जो झिल्ली पाई जाती है उसको हम केंद्रक झिल्ली कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, और यह दोहरी इकाई कला की होती है। अर्थात ये जो झिल्ली है कैसी है? डबल लेयर्ड है, दोहरी है। सबसे बाहरी कला
जो दोहरी कला है उसमें जो सबसे बाहरी कला होती है वो अंतःप्रद्रवी जलिका से जुड़ी हुई होती है और जिस पर राइबोसोम पाए जाते हैं। इसकी मोटाई 75 एंगस्ट्रॉन होती है। अगर आप ये केंद्रक के डायग्राम को देखें तो देखिए ये जो लाल रंग से संरचना दिखाई गई है केंद्रक के बाहर, ये है आपकी क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या केंद्रक कला या केंद्रक झिल्ली। और अगर आप देखें तो ये दोहरी झिल्ली है, ये बाहरी झिल्ली है और ये कैसी झिल्ली है, अंतः झिल्ली है। तो अभी हमने जो बात करी ये बाहरी झिल्ली की है। अगर आप देखें तो ये जो बाहरी झिल्ली है आपकी, ये जुड़ी हुई किससे है, इन संरचनाओं से, जिसको हमने क्या कहा, अंतःप्रद्रवी जलिका। मैंने इस डायग्राम में केवल यहीं पे अंतःप्रद्रवी जलिका दिखाई है, नहीं तो केंद्रक के चारों ओर इस प्रकार की अंतःप्रद्रवी जलिकाएं पाई जाती हैं। तो ये ध्यान रखिए कि जो बाहरी कला है केंद्रक की, ये अंतःप्रद्रवी जलिका से क्या है, जुड़ी हुई होती है। और इन पर देखिए आप कहीं कहीं पे आपको राइबोसोम दिखाई दे रहे हैं। इस बाहरी कला की जो मोटाई है वो 75 एंगस्ट्रॉन के करीब होती है। अगर हम अंतः कला की बात करें, जो अंदर की जो कला है, अगर हम उसकी बात करें तो वो देखिए सपाट है, उस पर किसी भी प्रकार से कोई अंतःप्रद्रवी जलिका या कोई राइबोसोम आदि चिपके हुए नहीं है, तो वो कला सपाट है और इस कला की मोटाई भी 75 एंगस्ट्रॉन के करीब होती है। इन दोनों झिल्लियों के बीच का जो स्थान है, ये आप देखिए, ये बाहरी झिल्ली है या अंतः झिल्ली है, इनके बीच का जो स्थान है इसको हम परिकेंद्रकीय स्थल कहते हैं, या इंग्लिश में हम इसको पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। परिकेंद्रकीय स्थल या पेरी न्यूक्लियर स्पेस। और इसकी जो मोटाई है वो भी लगभग 75 एंगस्ट्रॉन के करीब ही होती है। केंद्रक झिल्ली में स्थान स्थान पर छिद्र पाए जाते हैं, जिसे केंद्रकीय छिद्र या न्यूक्लियर पोर कहते हैं। इनका व्यास 400 से 500 एंगस्ट्रॉन होता है। अगर आप इस पूरी केंद्रक कला को देखें तो आप देखिए बीच बीच में ये वाला स्थान देखिए आप, ये वाला स्थान देखिए आप, ये स्थान देखिए, तो इस प्रकार के आप देखिए बीच बीच में क्या है, ये छिद्र रूपी संरचना पाई जा रही है, जिसको हमने क्या कहा, केंद्रकीय छिद्र या न्यूक्लियर पोर। और इन छिद्रों का जो व्यास होता है वो लगभग 400 से 500 एंगस्ट्रॉम होता है। इन छिद्रों के माध्यम से जो पदार्थ होते हैं वो केंद्रक से कोशिका द्रव्य में जाते हैं। जैसे मान लीजिए इस केंद्रक के अंदर आपके राइबोसोम का निर्माण हुआ, तो इन्हीं छिद्रों के माध्यम से ये कोशिका द्रव्य में प्रवेश करेंगे। इसके अलावा कुछ और विशेष बातों पे हमें ध्यान देना है। देखिए ये जो केंद्रक छिद्र होते हैं ये एन्यूलस से मिलकर पोर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये जो छिद्र हैं, यहाँ ये जितने भी आप छिद्र देख रहे हैं, इन छिद्रों का अध्ययन करने के लिए आप इस इलाके को देखिए, इस तरफ देखिए, इस छिद्र को देखिए, तो आप पाएंगे कि इस छिद्र में एक गोल संरचना आपको दिखाई दे रही है, जिसको मैंने क्या कहा, एन्यूलस। और ये जो झिल्ली है आपकी, ये इस एन्यूलस संरचना के साथ मिलकर के पोर कॉम्प्लेक्स बनाता है। अब ये एन्यूलस क्या है, देखिए एन्यूलस जो है वो न्यूक्लियोप्लाज्म प्रोटीन से बने 8 गोलाभ कण युक्त संरचना है। ये जो है किस प्रोटीन का बना है, न्यूक्लियोप्लाज्म प्रोटीन का बना है, और 8 गोलाभ कण युक्त संरचना है। और जितने भी पदार्थ हैं वो इसी कॉम्प्लेक्स से कोशिका द्रव्य से जाते हैं। अर्थात इस केंद्रक के अंदर जिस पदार्थ को भी कोशिका द्रव्य में जाना है, तो हर छिद्र में, हर न्यूक्लियर पोर में, हर केंद्रक छिद्र में इस प्रकार का छिद्र कॉम्प्लेक्स बना होगा। और ये छिद्र कॉम्प्लेक्स क्या है, एन्यूलस का झिल्ली के साथ जो है जो संबंध है वो है आपका क्या, छिद्र कॉम्प्लेक्स। और केंद्रक से जिस पदार्थ को भी बाहर जाना है वो इसी छिद्र कॉम्प्लेक्स से गुजरेगा, इसी छिद्र कॉम्प्लेक्स के माध्यम से बाहर जाएगा। इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है जो हमको ध्यान देनी है कि भीतरी जो झिल्ली है उसके नीचे लेमिन प्रोटीन का जाल होता है, जिसे न्यूक्लियर लेमिला कहते हैं, जो गुणसूत्रों को केंद्रक झिल्ली से चिपकाता है व केंद्रक झिल्ली की वृद्धि में मदद करता है। ये जो लेमिन प्रोटीन की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये जो अंतः झिल्ली आप देख रहे हैं, इस झिल्ली के ठीक नीचे ये लेमिन प्रोटीन का जाल पाया जाता है। और इस झिल्ली का मेन काम क्या है कि ये इन गुणसूत्रों को, क्रोमेटिन पदार्थों को केंद्रक झिल्ली से क्या करता है, चिपकाए रखता है, और साथ साथ इस केंद्रक कला, इस केंद्रक झिल्ली की वृद्धि में भी मदद करता है। अब हम बात करते हैं केंद्रक संरचना के अंतर्गत केंद्रक द्रव्य की, जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तो देखिए न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि केंद्रक कला के भीतर पाया जाने वाला पारदर्शी, अर्धठोस, कणिका युक्त और समांगी पदार्थ केंद्रक द्रव्य है। ये जो झिल्ली आप देख रहे हैं लाल रंग की, इस झिल्ली के अंदर जितना भी ये पदार्थ आप देख रहे हैं, जो एक पारदर्शी मटेरियल है, कणिका युक्त मटेरियल है,
समांगी पदार्थ है, इसको हम केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इस केंद्रक द्रव्य में हिस्टोन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम पाए जाते हैं। तो देखिए मेन जो चीजें हैं उसमें क्या क्या है, एक तो हिस्टोन प्रोटीन होगी, दूसरी नॉन हिस्टोन प्रोटीन होगी, दो एंजाइम के नाम मैंने आपको बताया, एक डीएनए पॉलीमरेज और दूसरा आरएनए पॉलीमरेज। ये चीजें इस न्यूक्लियोप्लाज्म में पाई जाती हैं। इसमें सभी प्रकार के आरएनए पाए जाएंगे। आप जानते हैं आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और टीआरएनए। तो तीनों प्रकार के जो आरएनए हैं वो इस न्यूक्लियोप्लाज्म में पाए जाएंगे। सभी प्रोटीन का निर्माण कोशिका द्रव्य में होता है व अंतःप्रद्रवी जलिका द्वारा ये केंद्रक द्रव्य में लाई जाती है। यहाँ पे ये बहुत विशेष पॉइंट है जिसको आपको ध्यान रखना है कि जैसा हमने अभी ये कहा कि इस केंद्रक द्रव्य के अंदर प्रोटीन पाया जाता है, तो यहाँ ये ध्यान रखिएगा कि जितनी भी प्रोटीन्स हैं उनका निर्माण कहाँ होता है, ये अंतःप्रद्रवी जलिका में मौजूद राइबोसोम के द्वारा होता है। तो ये जो राइबोसोम है जब प्रोटीन बनाते हैं तो इन्हीं अंतःप्रद्रवी जलिका जो नलिका आपके जाल है नलिका का, इसी जाल के माध्यम से केंद्रक द्रव्य में प्रोटीन लाई जाती है। साथ ही साथ इस केंद्रक द्रव्य में कुछ विशेष प्रकार के आयन्स भी पाए जाते हैं। इनमें दो चीज आप और देखेंगे। देखिए ये जो जाल रूपी संरचना देख रहे हैं इसको हम कहते हैं क्या, क्रोमेटिन जाल, क्रोमेटिन पदार्थ। और साथ में जो पर्पल कलर की एक बॉल रूपी संरचना देख रहे हैं जिसको कहते हैं हम केंद्रिका। ये क्रोमेटिन पदार्थ और केंद्रिका भी इसी केंद्रक द्रव्य का हिस्सा है, लेकिन इसका अध्ययन हम अब अलग से करते हैं, एक एक करके आपको समझाने के लिए अलग से कर रहे हैं। तो यहाँ जो ध्यान देने वाली मेन चीजें हैं वो एक तो आपका एन्युलस है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि एन्युलस क्या है, इसी के माध्यम से पदार्थ बाहर निकलता है। दूसरी विशेष बात मैंने आपको बताई कि अंतःप्रद्रवी जलिका द्वारा कोशिका द्रव्य में बने हुए प्रोटीन को केंद्रक के अंदर लाया जाता है। अब हम अध्ययन करते हैं केंद्रिका और क्रोमेटिन पदार्थ की। अब हम बात करते हैं केंद्रिका या न्यूक्लियोलस की। देखिए इसकी खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था फोंटेना, जिन्होंने 1781 में इस संरचना की खोज की। बोमेन नामक वैज्ञानिक ने 1840 में इस संरचना को केंद्रिका नाम दिया। ये जो नाम दिया गया है केंद्रिका, ये देने वाले वैज्ञानिक कौन थे, बोमेन थे। ये एक गोल अंडाकार और अम्लरागी संरचना है। इस पर कोई झिल्ली नहीं होती। ये सब पे विशेष बात ध्यान रखिएगा कि इसके बाहर किसी भी प्रकार की कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। ये पाई कहाँ जाती है, केंद्रक के अंदर ये पाई कहाँ जाती है, तो देखिए गुणसूत्रों पर एक टर्म है NOR, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन। गुणसूत्रों की जब वीडियो आप पढ़ेंगे तो वहां इसके बारे में विस्तार से मैं आपको बताऊंगा कि NOR क्या है। फिलहाल यहाँ समझ लीजिए कि गुणसूत्रों पर ये जो NOR है उसी पर ये केंद्रिका लगी हुई होती है। चूंकि इसके बाहर किसी प्रकार की कोई झिल्ली नहीं है तो सीधे सीधे ये केंद्रक द्रव्य और क्रोमेटिन पदार्थ के संपर्क में होती है। ये भी हमें ध्यान रखना है क्योंकि इसमें कोई केंद्रक झिल्ली नहीं, इसमें कोई झिल्ली नहीं है बाहर, इसलिए ये सीधे किसी संपर्क में होती है, केंद्रक द्रव्य और क्रोमेटिन पदार्थ के सीधे संपर्क में होती है। इसकी संख्या की अगर हम बात करें तो सामान्यतः एक केंद्रक में एक ही केंद्रिका पाई जाती है। संख्या में प्रति केंद्रक ये एक होती है, परंतु अपवाद स्वरूप अधिक भी हो सकती है। जैसे अगर आप प्याज की बात करें तो प्याज के एक केंद्रक में 4 केंद्रिकाएं पाई जाती हैं। उभयचर की उसाइट जो आपका फीमेल भाग है, उसाइट की कोशिका में 2000 तक केंद्रिकाएं पाई जाती हैं। तो जनरली प्रति केंद्रक एक होती है केंद्रिका, लेकिन अपवाद स्वरूप ये 4 भी हो सकती हैं और 2000 तक भी हो सकती हैं प्रति केंद्रक। इसके 3 भाग हम कर सकते हैं। ये डायग्राम अगर आप देखें इस डायग्राम को तो ये केंद्रिका का एक डायग्राम है। पहला भाग है तंतुमय भाग, आप डायग्राम में देखिए पार्स फाइब्रिलोसा जो राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन तंतुओं का बना होता है। दूसरा भाग है कणिकामय भाग जिसको हम क्या कहते हैं, पार्स ग्रेन्युलोसा, ये राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन के कणों का बना होता है। और इसके अलावा एक और भाग है जिसे कहते हैं पार्स एमोर्फा, जो इन दोनों का सामूहिक रूप है। केंद्रिका का मैट्रिक्स है जो तंतुमय और कणिकामय भाग का बना हुआ होता है। इसमें राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम का निर्माण होता है, साथ ही स्पिंडल निर्माण में सहयोग करता है। तो देखिए ये जो केंद्रिका है इसका मुख्य काम है राइबोसोमल आरएनए का निर्माण करना। और राइबोसोमल आरएनए का उपयोग कहाँ होता है, राइबोसोम निर्माण में। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका मुख्य कार्य क्या है, राइबोसोम का निर्माण करना। साथ ही साथ ऐसा भी अध्ययन में देखा गया है कि ये स्पिंडल निर्माण में भी सहयोग करता है।
ऐसी रिसर्च भी है, कुछ लोग ये कहते हैं कि इसका उपयोग जो है स्पिंडल निर्माण के दौरान भी किया जाता है। और अब अंत में हम बात करते हैं केंद्र संरचना के अंतर्गत क्रोमेटिन पदार्थ की। ये अंदर केंद्र के जो भी धागे रूपी संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, ये वास्तव में क्या है, क्रोमेटिन पदार्थ है। और मैंने आपको पहले कई वीडियोज में भी ये बताया था कि क्रोमेटिन पदार्थ कुछ और नहीं है, ये क्या है, आपका डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का मिश्रण है। तो आइए जानते हैं क्रोमेटिन पदार्थ क्या है। ये पतले धागों से बना जाल के समान एक संरचना है जिसका व्यास 80 से 300 एंगस्ट्रॉम तक होता है। इसकी खोज, क्रोमेटिन पदार्थ की जो खोज करने वाले वैज्ञानिक थे वो कौन थे, फ्लेमिंग थे। इस क्रोमेटिन पदार्थ में डीएनए, आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है। ये आप जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो केंद्रक होता है वो कैसा होता है, प्रारंभिक होता है, प्रिमिटिव होता है और उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती। कोशिका विभाजन के दौरान जब ये कोशिका किसी कोशिका विभाजन प्रतिभाग करती है तो ये जो क्रोमेटिन पदार्थ है ये परिवर्तित हो जाता है, किसमें, गुणसूत्रों में परिवर्तित हो जाता है। अगर हम इस क्रोमेटिन पदार्थ को अभिरंजित करें, हम इसे स्ट्रेन करें, तो ये दो भागों में बढ़ जाता है। एक भाग कहलाता है हेट्रोक्रोमेटिन और एक भाग कहलाता है यूक्रोमेटिन। तो देखिए हेट्रोक्रोमेटिन क्या है, हेट्रोक्रोमेटिन जो है वो केंद्रक की परिधि में पाया जाने वाला क्रोमेटिन पदार्थ है, जो केंद्रक की परिधि में पाया जाएगा। ये गहरे रंग का अभिरंजित होगा। जो हेट्रोक्रोमेटिन होगा वो कैसा अभिरंजित होगा, कैसा स्टेन होगा, गहरा स्टेन होगा और ये कहाँ पाया जाएगा, केंद्रक की परिधि में। लेकिन ये भाग एक इनएक्टिव भाग होता है जो अनुलेखन की क्रिया में भाग नहीं लेता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि जब हम केंद्रक को स्टेन करते हैं, अभिरंजित करते हैं, तो इसका जो क्रोमेटिन पदार्थ है दो कलर का हो जाता है। एक भाग हल्के रंग में स्टेन होता है और एक भाग गहरे रंग में। तो जो गहरे रंग में स्टेन होता है उस भाग को हम हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं। ये केंद्रक की कहाँ पाया जाता है, परिधि में पाया जाता है और ये निष्क्रिय भाग है, अनुलेखन में प्रतिभाग नहीं करता। जबकि जो भाग हल्का अभिरंजित होता है उसको हम यूक्रोमेटिन कहते हैं, जो सामान्यतः केंद्रक के मध्य में पाया जाता है और ये भाग अनुलेखन में प्रतिभाग करता है, अर्थात ये एक सक्रिय भाग है क्रोमेटिन पदार्थ का। तो ये क्रोमेटिन पदार्थ के बारे में कुछ विशेष बातें थी जो मैंने आपको बताई। इस वीडियो के अंत में अब हम केंद्रक के कार्यों के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए केंद्रक का मुख्य कार्य यह है कि यह कोशिका के कार्यों को कंट्रोल करता है। ये एक कंट्रोलिंग बॉडी है जो कोशिका के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। कोशिका के अंदर, केंद्रक के अंदर डीएनए पाया जाता है, मैंने अभी आपको बताया। तो ये आनुवांशिक सूचनाओं का क्या करता है, संग्रहण करता है और सूचनाओं को स्थानांतरित भी करता है। नंबर 3, कोशिका विभाजन के दौरान केंद्रक सबसे पहले विभाजित होता है। आप जानते हैं कि किसी भी कोशिका का जब विभाजन होता है तो वो दो भागों में होता है, केंद्रक विभाजन और कोशिका द्रव्य का विभाजन। तो ये ध्यान रखिएगा कि विभाजन के दौरान सबसे पहले जो विभाजन होता है केंद्रक का विभाजन ही होता है। इसके अलावा एक दो पॉइंट्स और हैं जिसके बारे में मैं आपको यही बता देना चाहता हूँ कि देखिए जितने भी आरएनएज हैं वो उनका निर्माण भी केंद्रक के द्वारा ही होता है और साथ साथ राइबोसोम निर्माण में प्रतिभाग भी यह करता है। यह राइबोसोम निर्माण में भी प्रतिभाग करता है क्योंकि राइबोसोमल आरएनए केंद्रक के अंदर ही बन रहे हैं, न्यूक्लियोलस में, केंद्रिका में। तो राइबोसोम निर्माण में भी इसका महत्वपूर्ण रोल है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से केंद्रक और उसके संरचना के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।